क्या बात है, आज आपने बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ, आज काम बहुत ज्यादा था ऑफिस में। मैं पानी लेती हूँ। ये लीजिए। लाइए। सुनो, हाँ। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, तुम खाना लगाओ। ठीक है? अच्छा सुनो ना, वो पापा जी ने खाना खा लिया? क्या हुआ, तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। सूरज, पापा जी घर पर नहीं। पापा जी घर पर नहीं मतलब? मुझे तो लगता है वो आज भी वहीं गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा जी को हुआ क्या इस उम्र में। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये अचानक हो गया पापा जी को। कविता, अरे आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कविता, ये मेरी पत्नी के कंगन है, अब तुम रख लो। जी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? अब ये तुम्हारे हैं। जी जी, लेकिन रख लो ना। कविता, मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य के काम किए होंगे जो मुझे तुम मिले। तुम्हें पता है मैं जिंदगी में कितना अकेला हो गया था। जी, अच्छे काम तो मैंने किए होंगे जो मुझे आपका साथ मिला। बस अब हम लोग जल्दी से शादी कर लेते। मुझे तो कब से उस दिन का इंतजार है। क्या हो अगर हमारे बच्चे हो गए तो? हम दोनों अपनी खुशी के लिए इस रिश्ते को एक नाम तो दे सकते हैं ना? पति पत्नी का नाम। जी। अच्छा, तुम्हारे पास उसके घर का एड्रेस है ना? हाँ, वो कुछ ही दूर पे रहती है। गणेश विला, सविता कॉलोनी, ब्लॉक बी। कविता शुक्ला नाम है उनका। मुझे जाना होगा वहां पे आज आमने सामने बात करनी पड़ेगी पापा जी से। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम घर पे रहो, ठीक है? हाँ। नमस्कार जी, आप? मैं सुरेंद्र शर्मा का बेटा सूरज शर्मा। अच्छा, आइए आइए। आप कौन? जी, मैं उनकी बेटी हूँ जिनसे आपके पापा मिलने आते हैं। मेरा नाम है मीरा। मेरा आपको अजीब नहीं लगता कि मेरे पापा आपके यहाँ आते हैं? आप रोकते क्यों नहीं उन्हें? देखिए सूरज जी, ये उनकी अपनी मर्जी है और मैं किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहती। जब हम कुछ करने से पहले किसी की इजाज़त नहीं लेते तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने माँ बाप पर किसी तरह का प्रेशर डालना चाहिए। ये कौन है? ये मेरे पापा थे। सूरज, तुम इस वक्त इतनी रात में यहाँ क्यों आए? पापा मेरे को लेने आए। घर चलिए, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता और इन लोगों ने फंसाया आपको। सूरज, तमीज से बात करो, समझे? पापा आप तमीज की बात नहीं करें तो अच्छा है। आप घर चलिए, घर पे बात करते हैं। चलिए, और इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, न जाने कैसे लोग हैं। चलिए घर चलिए। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम्हें पता है? तुम्हारी होने वाली माँ है ये। शादी कर रहा हूं मैं इनसे, इसलिए इनके बारे में जो कुछ भी बोलो सोच समझकर तमीज से बोलो। और रही बात घर चलने की, तो आज रात में यहीं रुक रहा हूं। तुम जाओ जाओ।
मैडम खाना बन गया है, मैं जाऊं? हाँ हाँ तुम जाओ। पापा देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने तो अभी से आपको अपना पापा मान लिया है। कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपका साथ हमेशा देती रहूंगी। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला होता है और उम्र के एक पड़ाव के बाद इंसान को किसी साथी की जरूरत पड़ती ही है। और सुरेंद्र शर्मा भी अपनी जिंदगी के इसी पड़ाव पर थे जहां उन्हें हर दिन किसी की कमी खल रही थी, और वो कमी पूरी की कविता ने। लेकिन दूसरी तरफ सुरेंद्र शर्मा के बेटे सूरज का रिश्ते के खिलाफ होना कहीं ना कहीं सुरेंद्र शर्मा को खटक रहा था। दरअसल सूरज अपने पिता के लिए काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके पिता उस सच्चाई को नहीं देख पा रहे जिसे वो भाप चुका था। तो क्या सूरज का डर सही था? क्या उसके पिता जाने अनजाने किसी मुसीबत में पड़ने वाले थे? अब देखना यह है कि क्या सच में ऐसा कुछ था जो इनकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। सूरज, 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 सूरज क्या हुआ? और पापा जी कहाँ हैं? सूरज बताओ मुझे प्लीज। आज पापा जी ने उस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। आज मुझसे ज्यादा वो अपनी होगी उन्हें। ये अचानक से कहां मिल गई उन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सूरज संभालो अपने आप को, पापा है तुम्हारे। अब तुम्हें ही ध्यान रखना होगा। पता करो कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए, और ये औरत पापा जी से कैसे मिली। हाँ, मैं नहीं चाहता कि पापा को गलती करें। मुझे बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। मुझे भी जल्दी आएगा। हाँ, ध्यान रखना। आप भी। नहीं पापा तो काफी रोमांटिक है। चुप कर, रोमांटिक नहीं, इमोशनल फील है मुझे। यार ये प्यार का नाटक कर करके तो मेरा सर दुख रहा है। अरे मुन्नी, एक चाय तो लेकर आ। ऐसे बुढ़ा झांसे में तो आ गया। नहीं करो, क्यों सोच रहे हो इतना? जो भी करना है फाइनल कर दो बस। मानो सारी बात। वकील साहब आए। अब चैप्टर 2 शुरू। हाँ, वकील साहब को अंदर बुला लो। वकील साहब, अब उनके बिना मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं इस घर से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। आप प्लीज इस घर को बिकवा दीजिए। एक बार फिर से सोच लीजिए आप। आपके पति रमेश जी ने बड़ी मेहनत से ये सारी प्रॉपर्टी बनाई थी। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है वकील साहब, लेकिन अब उनकी यादों के साथ इस घर में रहना मुमकिन नहीं। इस घर में रहते हुए पापा को भूलना बहुत मुश्किल है। वकील अंकल, बस इसीलिए मम्मी इस घर में नहीं रहना चाहते। आप जितना जल्दी हो सके ये प्रॉपर्टी सेल करवा दीजिए। ठीक है, कुछ होगा तो बताता हूँ मैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी तेरी भूख है उससे ज्यादा तुझे खिला रहे हैं। पकड़। एक बात याद रखना, जो कुछ भी तुझे पता है कभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए। दीदी दीदी, मैम साहब, तो इस वक्त यहाँ चल, अब आ ही गई है तो एक काम कर, फ्रिज में आइसक्रीम रखी, मेरे लिए लेके आ। अरे चल ना, चल आइसक्रीम खाते, बहुत गर्मी हो रही है, चल निकाल। अरे तू भी खा, लेना। क्या सुन, अगर ये बात बाहर निकली या किसी के सामने मुंह खोला ना तो तेरा भी वही हाल होगा जो अंदर है। समझी? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं। चल ठीक है, आज तेरी छुट्टी। हाँ हाँ, सच लो सच लो। वैसे भी दूसरी शादी का वक्त आ ही गया है। वैसे माँ, तुमने ये रमेश का काम अच्छे से निपटा दिया और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर भी हो गई है। लेकिन माँ, तुम्हें नहीं लगता ये सुरेंद्र का केस थोड़ा टेढ़ा है? उसका बेटा हमारा काम बिगाड़ सकता है। अरे बेटी, तू टेंशन मत ले, सुरेंद्र का बेटा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रोफेसर साहब तेरी माँ के दीवाने हो चुके हैं और जैसा मैं कहूँगी वैसा वो करेंगे। तू बस एक बार हमारी शादी हो जाने दे, फिर किसी दिन मुहूर्त देख के बेटे जी को भी रमेश के पास पहुंचा देंगे और फिर उसकी सारी जायदाद हमारी। देखो माँ, तुम्हें जो भी करना है इस प्रोफेसर के साथ ना जल्दी करो। ये शादी वादी थोड़ा जल्दी करो माँ, कहीं वो प्रोफेसर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम ना कर दे। माँ, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सब्र कर मीरा, सब्र का फल मीठा। और वैसे तो अभी तक ये प्रॉपर्टी भी नहीं बिकी है। कोई बात, मैं उनके हिसाब से बात करती हूँ। भले ही कम दाम में बिके पर बेच देते हैं इस प्रॉपर्टी को। 1.5 करोड़ का घर है, 1 करोड़ में तो बिक ही जाएगा आराम। और हमारा अगला शिकार वो भी तो तैयार है। सूरज बेटा, जो कुछ भी हुआ
होना नहीं चाहिए था। बेटा मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुझे भी अपने पापा पर विश्वास रखना चाहिए। पापा जी, सूरज ने जो भी किया आपकी फिक्र में किया, उनका और कोई इरादा नहीं था। हाँ बहू, दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन तेरी माँ के मरने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया बेटा। अकेलापन बहुत बुरी चीज होती है, इंसान से जीने की इच्छा ही छीन लेती है। और फिर तू ऑफिस में बिजी रहता है और बहू भी अपने काम में बहुत बिजी रहती है, और फिर मुझे छोटी छोटी बातों के लिए बहू को परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। इसीलिए मैंने सोचा अगर मैं शादी कर लूंगा तो सुख दुख बांटने वाला कोई आ जाएगा, एक साथी होगा जिसके साथ चार बातें करके अपने सुख दुख को बांट सकेंगे। पापा जी, आपके हर फैसले के साथ हूं। और क्या हुआ अगर आपने मुझ पर हाथ उठा दिया तो? आपने मुझे इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, कोई बात नहीं। शाबाश बेटा। अच्छा, मेरा एक फोन है। क्या हुआ? ये तो वही घर है जहां मैं कल गया था। अरे जिससे पापा शादी करने वाले हैं। हाँ, ये वही है ना? और ये प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? कुछ तो चक्कर है। मम्मी, हुआ? हेलो, हेलो सर। आइए आइए। जी सर, मैं वो गणेश विला है ना, उसके बारे में पूछने आया हूँ। अच्छा, आप वो खरीदना चाहते हो? जी हाँ। देखिए, डील बहुत अच्छी है, पूरे 1.5 करोड़ की वैल्यू का है बंगलो। अच्छा, ओके। मगर मकान मालिक उससे भी कम में बेचने को तैयार है। सर, इतना बड़ा मकान है, आज नहीं तो कल उससे अच्छे दाम मिल जाएंगे, तो वो नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? दरअसल उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। अभी 3 महीने पहले ही मकान मालिक रमेश जी की मौत हुई थी और उनकी पत्नी वहां रहना नहीं चाहती, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसको बेचना चाहती है। तो और कौन कौन रहते हैं रमेश जी के परिवार में? और तो कोई नहीं है, बस रमेश जी की दूसरी पत्नी कविता है और कविता की बेटी मीरा है। रमेश जी की सौतेली बेटी मीरा? जी हाँ, मीरा कविता जी की बेटी है। लेकिन आप उनके परिवार के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वकील साहब, ऐसी बात नहीं है। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पार्टी के बारे में पता होना चाहिए ना। जी हाँ, ये भी सही है। ठीक है वकील साहब, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। ठीक है। नमस्ते अंकल। अंकल, अभी आपके ऑफिस से जो बाहर निकले हैं वो कौन थे? वो कस्टमर थे, ऐड पढ़कर प्रॉपर्टी के बारे में पता करने आया था, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में कम तुम लोगों के बारे में ज़्यादा पूछ रहा था। तो मैं रमेश जी की सगी बेटी समझ रहा था। मुझे ना एक बहुत ज़रूरी काम याद आया है, मैं फिर आती हूँ। ठीक है, ठीक। हेलो, हाँ, सूरज को सब पता लग गया है कि मैं रमेश की सगी बेटी नहीं हूँ। अब पता लग जाएगा कि इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी है। वो ये सब जाके वो सुरेंद्र को बता देगा माँ। ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। ठीक है। सुरेंद्र जी, मैंने आपको आज तक एक जरूरी बात नहीं बताई। हाँ, बोलो कविता, क्या बात है? बात यह है कि मीरा मेरी सगी बेटी नहीं है।
अच्छा, मैंने उसे गोद लिया है। मैंने आपको ये बात अब तक इसलिए नहीं बताई थी कि मुझे लगा आप कहीं मीरा के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बहुत कुछ सहा है उसने, बस प्यार ही चाहती है वो। मैं नहीं चाहती थी कि उसका पास्ट उसका भविष्य खराब करे, बस इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कविता, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है कविता? अरे तुमने तो एक अनाथ लड़की को आसरा दिया, सहारा दिया। तुम्हारी ये बात जानकर मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, प्यार और ज्यादा बढ़ गया है। सच? बिल्कुल कविता, पहले मेरा सिर्फ एक बेटा था, अब मीरा के रूप में एक मेरी बेटी भी है। मुझे पता था कि आप मीरा को अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार करेंगे। बस आप अब जल्दी से मुझसे शादी कर लीजिए। बिल्कुल, अब हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैंने सूरज से बात की थी, अब तो वो भी मान गया है। खुश? बहुत खुश। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? सूरज बेटा, पापा। क्या हुआ सूरज बेटा? बहुत टेंशन में बैठे हो? पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? पापा, कुछ ठीक नहीं है। जिस औरत से आप शादी करने वाले हैं वो फ्रॉड है। फ्रॉड है? क्या बक रहे हो तुम? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। पापा, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आपको, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बैठिए ना प्लीज। बोलो। पापा, रमेश शुक्ला की मौत को सिर्फ 3 महीने हुए हैं और उस औरत को उसकी मौत पे गम ही नहीं है। वो सब कुछ भुला के आप शादी करने को तैयार हो गई, आखिर क्यों? और वो घर जो रमेश शुक्ला ने अपनी मेहनती कमाई से बनाया, वो इतने सस्ते बेच रही है, क्यों? और पापा, वो मीरा, वो रमेश शुक्ला की बेटी नहीं है, वो कविता की बेटी है। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे वो लोग पसंद नहीं है। पता नहीं और कितने लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया होगा। बस, एक शब्द भी नहीं। उन लोगों की जासूसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं कि मीरा उनकी बेटी नहीं है, और यह भी जानता हूं कि उनके पति की मौत हो चुकी है। पति की मौत हो जाने से क्या वो जिंदगी जीना छोड़ दे, आगे बढ़ना छोड़ दे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे उनकी जासूसी करोगे। पापा, तुम बीच में मत बोलो बहू। और बेटा, तुझे किस बात की चिंता है? इस घर की, प्रॉपर्टी की? इसीलिए तो बार बार बोलता रहता है ना कि वो घर और प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हैं। तो चिंता मत कर, अपने मरने से पहले प्रॉपर्टी का हिस्सा तुझे देकर जाऊंगा और अपनी पत्नी का हिस्सा उसे। पापा, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। इस उम्र में थोड़ी सी खुशी कहीं तलाश कर रहा हूं तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे जिंदगी भर मैंने तेरी खुशियों का ख्याल किया। अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, सेटल हो चुका है, मैं कहीं पे खुश हो रहा हूं तो तुझसे देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तू। पापा, आखिरकार सूरज का शक सही निकला। कविता और मीरा महज प्रॉपर्टी के लिए सुरेंद्र शर्मा के जज्बातों से खेल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका प्रॉपर्टी और पैसों के प्रति लालच इस कदर था कि उसे पाने के लिए इन्होंने किसी की जान तक ले ली थी। और अब खतरे की सुई सुरेंद्र शर्मा और उसके परिवार की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिसे सूरज भाप चुका था, लेकिन वो चाह कर भी अपने पिता को समझा नहीं पा रहा था। कविता ने सुरेंद्र शर्मा को अपने जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो कविता के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। दोस्तों, जहां विश्वास होता है
वहीं विश्वासघात भी होता है। और ये विश्वास ही इस परिवार को एक बहुत बड़ी चोट देने वाला था, जिसका आभास सुरेंद्र शर्मा को नहीं हो रहा था। अब देखना यह है कि इस परिवार की जिंदगी आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी। आइए कविता जी, नए घर में आपका स्वागत है। आइए। आपका घर बहुत सुंदर है। आपको इसे और सुंदर बनाना है। माँ, अपना ख्याल रखना और कभी भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। मैं चलती हूँ। बेटा, पापा, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती हूँ बेटा? ये भी तुम्हारा ही घर है। अब तुम हमारी बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहना है तुम्हें। पर पापा, पर कुछ नहीं, तुमको भी यहीं पे रहना है। अरे पूरा परिवार मिल के साथ में रहेंगे बेटा। थैंक यू पापा। आपके आने से ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पापा मिल गए। बेटा, मुझे भी तो एक बेटी मिल गई। अब ये फैमिली जाके कंप्लीट हुई है। चलो चलो चलो, आ जाओ। आज तो मेरी माँ की तीसरी नहीं 22वीं सुहागरात है। चुप रह। इस पापी पेट की खातिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे बुढ़ों को फंसाना पड़ता है। वैसे ये ग्लास मेरे लिए है। वो बुढ़ा तो सो चुका होगा कब का। अच्छा सुन, तुझे याद है तुझे क्या करना है? आज ही घर का कोना कोना छाना। आप टेंशन मत लो, आज रात ही सब काम हो जाएगा। इतनी रात गए आप दोनों यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? नहीं वो मैं इनके लिए दूध लेने आई थी। मैं चलती हूँ। माँ, इस बुढ़े के नाम पे तो बहुत प्रॉपर्टी है और जो इस बुढ़े का है वो आपका हो चुका है और अब तो शादी भी हो चुकी है। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। कुछ सोचा है? अरे भाई क्या सोचा जा रहा है?
कुछ नहीं। वो मीरा कह रही थी कि वो ज्यादा दिन यहाँ रुकना नहीं चाहती, तो सोच रही थी कि दिल्ली जाकर एमबीए कर ले तो। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं से एमबीए करो, और ये घर भी तुम्हारा ही है। तो हाँ, ये भी ठीक है। मैं आज ही कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस लेके आता हूँ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ अप्लाई कर दो। ठीक। अरे आप लोग बैठे ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, चाय की तो जरूरत है। बस आई। माँ, ये सूरज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। देखा नहीं आपने कैसे चपड़ चपड़ कर रहा था? ये तो मुझे पढ़ाकू बनाकर ही छोड़ेगा। दिमाग वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं मीरा, इसलिए अब जो करना है बहुत सोच समझ के करना है। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। अगर फंस गए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर अब तो मैं सुरेंद्र जी की पत्नी हूँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ मेरा ही है ना। इसीलिए अभी फूंक फूंक कर कदम रखना है। तू ज्यादा हाइपर मत हुआ कर। माँ, मैं कहाँ हाइपर हो रही हूँ? ये मुन्नी, हाँ ये मुन्नी सुधरेगी नहीं। हेलो, देख मुन्नी, एक काम वाली जितना कमाती है उससे 50 गुना ज्यादा तुझे दे चुके हैं। क्या तू हमें ब्लैकमेल करेगी? ठीक, कितना? ठीक। अगर दोबारा कॉल किया तो तुझे भी वहीं पहुंचा देंगे जहां पापा को पहुंचाया था। मिल मुझे शाम को। हाँ, मैं एड्रेस SMS कर रही हूँ। माँ, मुन्नी अपना मुंह खोल रही है, 2 लाख रुपए मांग रही है। देना पड़ेगा। ठीक है, देख ले तू अपने हिसाब से, लेकिन अगर उसने दोबारा पैसे मांगे तो? दोबारा पैसे मांगे तो जान से मार देंगे इसको। वैसे ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है। क्या मैडम, आप तो बहुत नाराज लग रही हैं। मैंने इतना भी ज्यादा तो पैसा नहीं मांग लिया आपसे। 2 लाख अपनी औकात के हिसाब से मांगा होता तूने तो अच्छा होता। मैडम, आप लोगों का इतना बड़ा राज जो छुपाया मैंने, अगर लोगों को पता चलता कि आपके मामा ने ही राजेश जी को मारा है और उनके पैसों के लिए उनसे शादी किया और शादी से पहले ही उनको मारने का प्लान किया हुआ था, तो आप लोगों का तो लेने के देने पड़ जाते। और वैसे भी आप लोगों को तो करोड़ों मिल रहे हैं, 2 लाख रुपए देने में इतना दर्द क्यों हो रहा है आपको?
मैं तुझे 2 लाख रुपए दे भी दूं तो इस बात की क्या गारंटी कि तू किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी? मेरा शक सही निकला। अब पापा जी को भी इनकी सच्चाई पता चल जाएगी। मैडम पैसे दे दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का नहीं बताएगी? बोला ना, कुछ भी नहीं बताऊंगी। ठीक है। क्या हीरो जासूसी कर रहा था? तूने तो सब देख लिया। देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतनी आसानी से कैसे चली जाऊं? जो कुछ तेरे बाप का है अब वो सब हमारा है। अब ये सूरज कभी नहीं निकलेगा। सूरज सूरज अस्त हो चुका है। लेकिन क्यों, कैसे? उसने मुन्नी का खून करते हुए मुझे देख लिया था। मैं क्या करती? देखो आप अब एकदम नॉर्मल रिएक्ट करना। हंगामा शुरू होने वाला है घर में। The number you are trying to call is currently not reachable. ये सूरज का फोन क्यों नहीं लगा? ट्राई कर। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. पापा जी सुबह से सूरज घर पे नहीं है, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। बेटा उसके दोस्तों को फोन लगा के देख लो, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो। सारे दोस्तों को कॉल कर लिया, किसी के यहाँ पे नहीं है वो। आप लोग थोड़ा सब्र रखिए ना। हेलो, मैं नरेश नगर थाने से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। सूरज शर्मा की लाश मिली है। क्या? आप लोगों को उनकी बॉडी परसों पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी। आप लोगों को थाने आना पड़ेगा कुछ पेपर वर्क करने। क्या हुआ? बेटा क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो बेटा? अरे क्यों रो रही हो? बताओ ना क्या हुआ? सूरज नहीं है। ये सब क्या हो गया? हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। मम्मी हॉस्पिटल ले चलते हैं। पापा संभालिए। मैं कितना भागा बाप हूँ बेटा। मैं सूरज अपने बेटे की अंतिम विदाई में भी मैं उसका साथ नहीं दे पाया। पापा आप अपने आप को दोष मत दीजिए। पापा वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पता नहीं भगवान ने इतने अच्छे बेटे को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। चलिए अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। पापा
नहीं थे, नहीं तो हमेशा बैठ के मुझसे बातें किया करते थे। अब कभी बात नहीं कर पाएगा। चलिए आकांक्षा, तुम इन्हें अंदर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ? ये बुढ़ा तो हार्ट अटैक से भी नहीं मरा, अब क्या करें? एक बार हार्ट अटैक आया है, दोबारा भी आ सकता है, या फिर वही पुरानी ट्रिक वो यूज करो। मेरे पति सही कहते थे, तुम दोनों फ्रॉड औरतें हो। अब मेरे पापा को मारने चली हो पैसों के लिए? ऐसा नहीं होने दूंगी। चल यहाँ से निकल, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। मुझे कल ही पता चल चुका था कि सूरज की जान तूने ली है। सूरज की लाश के पास ये मोबाइल मिला जिसने उसमें सब रिकॉर्ड किया है। कैसे तूने उस मेड की जान ली? मैडम ये देखिए वीडियो। सर ये लड़की तो हमारे ही घर में है। हमारे पास खाली मीरा के खिलाफ सबूत है, उसकी माँ कविता के खिलाफ। हमें इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, तो ये खेल जारी रखना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके घर के आसपास रहेंगे और ये माँ बेटी जरूर कोई ना कोई हरकत करेंगी, लेकिन आपको चौकन्ना रहना। ये रहा सबूत। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों को। हवलदार ले चलो। हाँ, ठीक है। बेटा सूरज, हमारे भारत देश में ओल्ड एज मैरिजेस में पिछले 10 सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसी भी उम्र में शादी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि हर इंसान को जिंदगी के खास पड़ाव पर एक साथी, एक लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन शादी जैसा फैसला बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, खासकर जब बात बुजुर्ग की हो, क्योंकि कौन किस मंशा के साथ आपकी जिंदगी में आना चाहता है इसका पता करना बेहद ही कठिन है। इसलिए जरूरत है सतर्क रहने की। अगर सुरेंद्र शर्मा ने अपने बेटे सूरज की बात पहले ही मान ली होती और कविता के बारे में, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ ठीक से पता लगाया होता, तो आज इस परिवार के साथ जो घटना घटी उसे होने से रोका जा सकता था। इसलिए रिश्तों का चुनाव हमेशा सोच समझकर और परख कर करें और अपने करीबियों को भी अलर्ट करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।